So yesterday we were discussing about the trigonometric functions और हमने कोरिलेट किया था कि फंक्शंस वैसे ही हैं जैसे हमने 10th में रेशियोज पढ़े थे। ठीक है, हमने बात करी थी एक यूनिट रेडियस सर्कल की, और उसमें अगर कोई पार्टिकल हमारा मूव करवाते हैं हम, तो उसके कोऑर्डिनेट cos x sin x कह देते हैं हम, वेयर व्हाट इज x, x इज द एंगल इन डिग्री इन रेडियंस। तो cos x sin x उसकी पोजीशन को लोकेट करता है, एक पॉइंट है ना। हमने बात की थी कि अगर वो क्लॉकवाइज मूव करेगा तो इन पॉइंट पे, यानी कि जो क्वाड्रेंगुलर एंगल्स होते हैं, क्वाड्रेंगुलर एंगल्स होते हैं, उन पे क्या होगा। चलिए, तो 0 डिग्री पे हमने बात करी थी कॉस की। कॉस हो जाएगा हमारे पास में 1, लेकिन साइन हो जाएगा 0। यहाँ पे चले पाई बाय 2 पे हमारे पास में कॉस हो जाएगा अपने पास 0, लेकिन साइन हो जाएगा 1। यहाँ पे यानी कि पाई पे 180 डिग्री पे हमारे पास में फिर चेंज हो जाएगा, हमारे पास कॉस हो जाएगा -1, लेकिन साइन हो जाएगा 0। और इसी तरह से 3 पाई बाय 2 पे, इस पोजीशन पे 3 पाई बाय 2 पे हमारे पास कॉस हो जाएगा 0, लेकिन साइन हो जाएगा -1। चेक कीजिए, है ना। अब जरूरी थोड़ा ना जो पार्टिकल है वो हमेशा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ही मूव करे, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी तो मूव कर सकता है। अगर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करे तो यहाँ पे ये -π/2 हो जाएगा उसका एंगल। देखिए ना, अगर ये 0 डिग्री है और वो क्लॉकवाइज मूव करे तो ये -π/2 है। तो -π/2 पे अगर आप वैल्यू देखें तो हमारे पास में जो कॉस की वैल्यू है वो तो वैसे ही, यानी कि ये -π/2 पे इस पॉइंट को देखें, ये तो अपने पास में है ही 0 -1। तो आप देखिए -π/2 पे क्या हो जाएगा, -π/2 पे कॉस तो 0 ही रहेगा जो पहले भी था, लेकिन साइन जो है वो -1 हो जाएगा, इसी तरह से अगर हम इस पॉइंट पे पहुंचे तो ये हो गया -π। अगर ये पार्टिकल जो है वो यहाँ से मूव करते हुए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ पे पहुंच गया तो ये -π एंगल हो गया। -π एंगल पे हमारे पास वैल्यू आती है -1 और 0, यानी कि कॉस की वैल्यू अगर हम पाई पे देखें तो -1 ही थी, अभी भी -1 है, और साइन जो है वो 0 था, 0 ही है ना। अगर मान लीजिए हमारे पास में ये पार्टिकल यहाँ से मूव करते हुए ये इतना एंगल मूव कर जाता है, यानी कि -3π/2 पे पहुंच जाता है अगर ये वाला पार्टिकल, तो -3π/2 पे भी देखें अपने पास में क्या हो जाएगा, ये हो गया अपने पास में 0 1, यानी कि कॉस तो हो गया 0 जो पहले भी था, लेकिन साइन -1 की जगह +1 हो गया। चेक कीजिए ना, आपके पास में जैसे ही आपने -π/2 करा और -3π/2 किया तो आपकी साइन की वैल्यू केवल चेंज हो रही है, और उसका भी वैल्यू क्या है, नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव हो जाती है, जो पॉजिटिव वो नेगेटिव होती है। कॉस तो वैसा का वैसे ही रहता है। इससे हम इन शॉर्ट ये भी तो कह सकते हैं कि अगर हमारे पास cos -थीटा हो तो वो cos थीटा के इक्वल ही होता है, लेकिन साइन अगर -थीटा हो तो वो -sin थीटा के इक्वल होता है। चेक कीजिए, क्या ये दोनों कंफ्यूजन समझ में आए क्या आपको। अगर आप क्लॉकवाइज चलें या एंटी क्लॉकवाइज चलें तो किसकी वैल्यू में फर्क पड़ता है। आप देखिए कॉस में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, आप चेक कीजिए ना, देखिए कॉस की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला अगर आप क्लॉकवाइज मूव करें या एंटी क्लॉकवाइज। आप इसको, इन एंगल्स को मैं यहाँ से रब कर देता हूँ क्योंकि बहुत सारा ये चीजें एक साथ हो जाएंगी वरना। अब देखें, शुरुआत से देखते हैं, यहाँ पे पॉइंट है अपने पास में, ये वाला पॉइंट है अपने पास 1 0, है ना। कॉस की बात कर रहा हूँ बेटा, ध्यान रखिएगा, कॉस 0 पे 1 था, एंटी क्लॉकवाइज चला -π/2 पे 0 था, माइनस यही था, आगे चले -π पे क्या हो जाएगा, -1 वही था, वैल्यू देख सकते हैं, पाई पे अपने पास -1 ही था। और अगर हम इसको -3π/2 पे ले तो -3π/2 पे भी कॉस क्या था, 0 ही था, वो का वही है, कॉस चेंज नहीं हुआ। लेकिन साइन की बात करते हैं, साइन अगर हम बात कर रहे हैं साइन की, तो साइन -π/2 पे -1 हो गया, जबकि π/2 पे देखिए ना साइन, अगर हम ऐसे चले साइन तो 1 मिलता है, और ऐसे चले तो अपने पास में -1 मिलता है। इसका मतलब साइन हम ये शॉर्ट में कह सकते हैं कि साइन -x जो है वो -sin x होता है, यानी कि साइन थीटा के केस में, साइन के केस में अगर हम क्लॉकवाइज चलते हैं तो एंगल नेगेटिव मिलते हैं, अगर साइन के केस में हम क्लॉकवाइज चलते हैं तो एंगल नेगेटिव मिलते हैं। आपके सामने देखो, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है,
अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो ये π/2 है और साइन की वैल्यू है 1। लेकिन हम जब क्लॉकवाइज चलते हैं यहां पे पहुंचे तो यानी कि -π/2 और -π/2 पे वैल्यू हो जाती है अपने पास -1, है ना। इसी तरह से देखिए अपने पास में जो साइन की वैल्यू है, इन शॉर्ट हम ये कहना चाहते हैं कि साइन -θ इज -sin θ, लेकिन cos θ इज c। cos -θ भी कर लेंगे तो भी वो cos x ही रहेगा, राइट। तो आप चाहे पाई से पहुंचे या -π से, कहाँ सेम रहता है और कहाँ नहीं रहता है वहां पे ध्यान रखिएगा। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करने पे इन दोनों एंगल्स का ये फर्क पड़ता है। फिर हमने कल एक और चीज पढ़ी थी कि आप अगर किसी भी बॉडी को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कहीं पे भी घुमाए मान लीजिए, तो ये एंगल्स जो अपने क्वाड्रेंगल होते हैं इनके बाद में, यानी कि जैसे यहाँ पे ये वाला एंगल अपने पास 2π है, तो एक चक्कर काटने के बाद यानी कि एक कंप्लीट रेवोल्यूशन के बाद 2π के बाद वैल्यू जो है वो रिपीट होना शुरू हो जाती है। जो वैल्यू है वो रिपीट होना शुरू हो जाती है, यानी कि अगर हम साइन 2nπ प्लस x कहते हैं, या यूं कह लीजिए, सॉरी, अगर साइन x जो है वो साइन x ही रहता है तब जब x जो है वो 2nπ प्लस x होता है। जो यहाँ पे कहाँ लिखें, चलो यही लिखता हूँ, साइन 2nπ प्लस x। 2nπ, व्हाट इज n? द नंबर ऑफ टर्न्स, एंड नंबर ऑफ टर्न्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। तो 2nπ के बाद में भी जब भी वो रोटेट होकर उसी जगह पे आएगा तो साइन x की ही वैल्यू देगा। इसी तरह से अगर cos 2nπ के बाद में वापस रोटेट करके आता है तो उसकी वैल्यू cos x की रहती है, यानी कि 360 डिग्री के बाद, अगर नॉर्मल वर्ड्स में कहें तो 360 डिग्री के बाद एंगल जो है वो रिपीट होना शुरू हो जाते हैं। तो आपके पास अगर नंबर ऑफ रेवोल्यूशन 2n जो है वो कंप्लीट है 2π के फॉर्म में, तो इसका मतलब वो वैल्यूज जो है वो बार बार जो है वो रिपीट होना शुरू हो जाएंगे, राइट। ये वाली बात भी होगी कि अपनी कल। फिर आज मुझे क्या डिस्कस करना है वो ये है कि आप दो चीजें और समझें। पहली बात कि कभी भी अगर इस फिगर को आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे तो आप वैल्यूज वैसे भी, मैंने आपको कहा कि आप रटेंगे नहीं। ये आपके पास में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पे है ना। cos x sin x आपके कोऑर्डिनेट्स होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। x जो है यानी एब्सिस जो है वो cos x होता है और जो ऑर्डिनेट होता है वो y जो होता है वो sin x होता है, राइट। चलिए इसकी बात कर रहे थे बेटा अपन कल, यहाँ पे बात खत्म हो रही थी अपनी कि साइन 0 कब होता है, साइन 0 कब होता है। चेक कीजिए, अगर हम 10 की ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं तो साइन 0 पे 0 होता है। अगर हम 11 की बात करते हैं तो साइन वापस से जब भी पाई पे आएगा तो 0 होगा, पाई के बाद 2π पे 0 होगा, फिर 3π पे 0 होगा एंड सो ऑन। देखिए ना 0 कब होगा, पहले तो 0 पे, फिर रोटेट किया साइन ने, आगे चले और यहाँ पे आगे साइन फिर 0 हो जाएगा, तो आपके पास पाई पे 0 हुआ। पाई से आगे गया वापस, जब वापस एक्स एक्सिस पे आएगा तो फिर से 0 हो जाएगा, तो 2π वैल्यू मिलेगी। फिर वापस यहाँ से यहाँ पे जब वापस पहुंचेगा तो 3π हो जाएगा एंड सो ऑन। तो पाई पे, 2π पे, 3π पे, सब पे जो है साइन 0 होगा। छोड़ो इसको भी, एक सिंपल सी बात बताता हूँ। आप 10th क्लास पढ़ के आए हो, आपको पता है ऑन द एक्स एक्सिस अ पॉइंट इज टेकन ऑन द एक्स एक्सिस। जैसे अपने को एक्स एक्सिस कहा जाता था, चाहे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री था या कोई और चैप्टर, तो जैसे बोलता था पॉइंट इज एट द एक्स एक्सिस, तो हम कहते थे y इज इक्वल टू 0 है। भाई ऑन द एक्स एक्सिस चाहे लेफ्ट हैंड साइड में चल जाओ, चाहे राइट हैंड साइड में चल जाओ, चाहे राइट हैंड साइड में चल जाओ, चाहे लेफ्ट हैंड साइड में चल जाओ, वहां हमेशा क्या होगा 0। तो पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इज 0। यहाँ पे x ही तो साइन है, यहाँ पे सॉरी y जो ऑर्डिनेट है वही तो साइन है। तो साइन 0 कब होगा, जब भी वो x एक्सिस पे होगा, वो x एक्सिस पे होगा तो हमेशा 0 होगा।
तो एंगल एट एक्स एक्सिस में जब भी होगा तो साइन हमेशा क्या होगा, 0 होगा। देखिए ना, 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, सब पाई, जितने भी पाई आ रहे हैं, तो साइन एक्स अगर 0 होता है तो इसका मतलब है कि x जो है वो n पाई है, where n belongs to integer, where n is any integer. It can be positive, it can be negative, it can be 0 also. It can be positive, it can be negative, or it can be 0 also. क्या ये बात समझ में आई है? दोबारा से साइन 0 चाहिए हमें। साइन 0 कब होगा? चेक कीजिए ना, जब भी एंगल एक्स एक्सिस पे होगा तो साइन पक्का 0 होगा, ऑर्डिनेट पार्ट 0 होगा हमेशा। तो साइन 0 कब होगा? 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, सब पाई पे। तो इसका मतलब ये हो गया, हम इसको इन का जनरल एन पाई कह देते हैं। वेयर व्हाट इज एन? वेयर एन इज एनी इंटीजर, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव। क्योंकि अगर आप मान लीजिए एंटी क्लॉकवाइज ना घूमते क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो -5, -2 पाई, -3 पाई एंड सो ऑन। तो साइन हमेशा 0 कब होता है? एन पाई पे होता है, और एन क्या है? एनी इंटीजर। तो पाई के मल्टीपल्स में हमेशा साइन 0 होगा। इसी तरह से एक और चीज, कॉस 0 कब होता है? चेक करते हैं कॉस 0 कब होता है। तो कॉस 0 का मतलब हुआ, हम जरा चेक करें, कॉस 0 का मतलब हुआ एब्सिसा 0 होना चाहिए, एब्सिसा 0 होना चाहिए। तो ये भी वही, जैसे आपको 10th क्लास के एक स्टूडेंट को आराम से मैं समझा सकता हूँ कि भैया अगर आपको बोला हो पॉइंट इज ऑन y एक्सिस, इफ एनी पॉइंट इज लाइंग ऑन द y एक्सिस, अगर वो पॉइंट y एक्सिस पे है, अगर y एक्सिस पे है तो x क्या होगा? 0। x 0 होने का मतलब एब्सिसा 0 यानी कॉस इज 0। तो कॉस 0 कहाँ मिलेगा? हमेशा अपने को y एक्सिस पे कॉस 0 मिलेगा, यानी कि π/2 पे, यहां से यहां गए π/2, फिर 3π/2, फिर आगे तो π/2 पे, फिर 3π/2 पे, फिर आगे गए घूम के तो 5π/2 पे, फिर आगे गए तो 7π/2 पे। यानी cos 0 कब होता जा रहा है? π/2 के ऑड मल्टीपल्स पे, π/2 के ऑड मल्टीपल्स पे। देखिए ना, सिंपल सी बात, ये दो पॉइंट्स हैं, ये x है ये y है, तो आपसे पूछा जा रहा है x कब 0 होगा, ये कब 0 होगा, यानी cos 0 कब होगा। तो cos 0 कब होगा? जब द पॉइंट विल लाई ऑन द y एक्सिस। y एक्सिस पे है तो एंगल क्या होता है? अगर हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो ये π/2, वापस यहाँ पे आएंगे तो 3π/2, फिर वापस आएंगे तो अपने पास 5π/2, फिर 7π/2 एंड सो ऑन। और अगर हमें कोई कहता है नहीं मैंने एंटी क्लॉकवाइज ही घूमा था, पार्टिकल जो है वो क्लॉकवाइज घूमा था, क्या फर्क पड़ता है? क्लॉकवाइज घूमेगा तो भी तो यही होगा। यहाँ से घूम के यहाँ पे पहुंचा तो -π/2, -3π/2, -5/2, -7π/2 एंड सो ऑन। तो cos 0 कब होता है? जब हमारे पास में ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 होता है, यानी cos 0 is x is equal to 2n plus 1 π/2, 2n plus 1 π/2। मैं यहाँ पे लिखना पसंद करूंगा एक बार, x is equal to, when cos x is equal to 0, what x is equal to? X is the odd multiple of π/2. So 2n plus 1 is what? Odd. So odd multiple of π/2. That means, and here what is n? N belongs to any integer. It can be positive, negative or 0. So n belongs to an integer. Cos 0 कब होगा? क्लियर है ना? तो अपन ने 3 या 4 चीजें पढ़ ली। पहली बात, 2 पाई के मल्टीपल्स के बाद हमेशा जो साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो अपने आप की वैल्यूज को रिपीट करना शुरू कर देते हैं, पहली बात। दूसरा, हमने ये पढ़ा कि साइन 0 और कॉस 0 कब होता है। इससे पहले हमने ये भी पढ़ा था कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घूमने में साइन माइनस थीटा जो है वो माइनस साइन थीटा हो जाता है। ठीक है, अब इस बात को थोड़ा सा डोमेन और रेंज पढ़ने से पहले एक बार इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे अपनी नॉलेज को, कि हमें ये बात समझ में आई या नहीं कि कहाँ कहाँ पे डिफाइंड फंक्शन नहीं होगा। क्योंकि रेंज निकालने के लिए या डोमेन निकालने के लिए हमें ये क्लियर होना चाहिए कि कहाँ कहाँ फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा। ठीक है, चलिए, तो आपके पास पहली जो इंफॉर्मेशन है वो ये है कि साइन अगर क्लॉकवाइज घूमे तो माइनस हो जाता है,
कॉस को कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉस चाहे क्लॉकवाइज लीजिए आप या एंटी क्लॉकवाइज लीजिए, वो उसकी वैल्यू वो की वही देती है। तो साइन माइनस थीटा इज साइन थीटा, वेयर एज कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा। पहली बात। दूसरी बात हमने सीखी कि साइन और कॉस में अगर आप 2n पाई प्लस x मूव करके आ चुके हो तो आपके पास वो की वही वैल्यूज वापस से रिपीट होनी शुरू हो जाती है एक रेवोल्यूशन के बाद। तो साइन 2n पाई प्लस x साइन x होता है, जबकि कॉस 2n पाई प्लस x जो है वो कॉस x ही रहता है। दो बातें। तीसरी बात जो हमें समझाएगी, याद रखिएगा ये सब फॉर्मूले हैं। मैं चाहता तो आपको ये बोल सकता था कि आप इन फॉर्मूलों को रख लो या याद कर लो, लेकिन अगर आप रटेंगे तो फंसेंगे, इसलिए रखना नहीं है, ध्यान रखिएगा। रटेंगे तो फंसेंगे, इसलिए समझिएगा बात को। इसलिए बार बार इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेट कर रहा हूँ, क्योंकि 10th क्लास में हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी हुई है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर हमें क्लियर है और हमें होनी चाहिए, हमने 7th या 8th से कोऑर्डिनेट कार्टेशियन प्लेन्स बना चुके हैं, तो हमें उससे कोरिलेट करने में बहुत आसानी होगी। चलिए, तीसरी चीज जो हमने पढ़ी वो क्या थी, वो आप पढ़ी हमने कि अगर साइन x 0 है तो x जो है वो n पाई हो सकता है, यानी n पाई होता है, और n जो है वो एक इंटीजर हो सकता है, तो n बिलोंग्स टू z इंटीजर। इसी तरह से हमने ये भी पढ़ा कि cos x जो है वो 0 हो तो x जो है वो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 होता है, where n is an integer, राइट। वहां तक की बात है। अब देखिए सिंपल, अगर साइन और कॉस पढ़ लिए हैं तो हमें कॉसेक को डिफाइन करने में आसानी होगी। कॉसेक इज 1 अपॉन साइन, कॉसेक इज 1 अपॉन साइन, राइट। तो कॉसेक की वैल्यू कहां कहां डिफाइन होगी? कॉसेक की वैल्यू हर जगह डिफाइन होगी, बस साइन 0 नहीं होना चाहिए। कॉसेक की वैल्यू हर जगह डिफाइन होगी, लेकिन कहां नहीं होगी? जहां पे डिनोमिनेटर 0 हो सकता हो, यानी कि साइन 0 हो। और साइन 0 कहां होता है? n पाई पे, यानी कि इट इज डिफाइंड एट एवरी पॉइंट बट नॉट एट x इज इक्वल्स टू n पाई। ये n पाई बाय 2 नहीं होना चाहिए, सो x इज नॉट इक्वल टू n पाई। याद रखिए, दोबारा से देखिए सिंपल। कॉसेक क्या होता है? 1 अपॉन साइन होता है ना, तो 1 अपॉन साइन कब कब डिफाइन होगा? साइन हर जगह डिफाइन होता है, साइन हर मतलब आर पे या रियल नंबर पे डिफाइन होता है, लेकिन कॉसेक क्योंकि रेसिप्रोकल ऑफ साइन होता है और डिनोमिनेटर में अगर 0 हो जाए तो मैथ में डिफाइन नहीं होता, इंफिनिटी होता है। तो अगर इसको डिफाइन नहीं होना है, या ये कह लीजिए अगर ये 0 हो गया तो डिफाइन नहीं होगा, तो 0 कब हो सकता है? अपने का n पाई पे। तो कॉसेक जो है वो n पाई पे डिफाइन नहीं होता है। याद रखिएगा, ये डोमेन और रेंज निकालने के काम आएगा अपने, ये नॉलेज जरूरी चाहिए अपने को, है ना। फिर अपन बात करते हैं किसकी? सेक की। तो सेक एक्स जो है वो 1 अपॉन कॉस एक्स होता है। अब कॉस एक्स 0 नहीं होना चाहिए, कब नहीं होगा? जब x जो है वो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 होगा तब वो 0 होता है, तो वो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 नहीं होना चाहिए, तो वो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, इसकी डोमेन में ये दोनों चीजें नहीं होंगी, है ना। इसी तरह से ये कह लीजिए रेंज में क्या होगा बात करेंगे, क्योंकि ग्राफ बनाने हैं अपने को। अब tan x की बारी है। tan x तो sin x और cos x का रेशियो होता है, यानी कि ये हमेशा फिर रियल नंबर पे डिफाइन होगा। हमने उसमें बात कर दी थी रेडियंस और रियल नंबर का क्या रिलेशन होता है ना। तो हर जो रियल नंबर है उस पर डिफाइन होगा, लेकिन cos जब 0 होगा तो डिफाइन नहीं होगा। ये cos 0 पे डिफाइन नहीं हुआ, तो इसका मतलब इसकी भी कंडीशन यही है कि x शुड नॉट बी इक्वल टू द ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। यहाँ पे ये डिफाइन नहीं हो सकता, इसकी कोई वैल्यू नहीं आएगी, इंफिनिट हो जाएगी। अब बचा अपने पास में क्या? cot x। तो cot x जो है वो cos x अपॉन sin x होता है। तो sin x डिफाइन नहीं होना, मतलब 0 नहीं होना चाहिए। और sin x 0 कब होता है? जब अपन ने अभी पढ़ा, जब पाई बाय n पाई होता है। तो x जो है वो n पाई नहीं होना चाहिए। Here n belongs to the integer family। चेक कीजिए, आपको क्लियर है ना? cos sin कब 0 होते हैं? पहली बात, जब वो 0 होते हैं तो cosec, sec, tan और cot जो है वो कब कब डिफाइन नहीं होंगे?
ये चीज क्लियर है या नहीं? So in short, what we have studied is that on the x-axis, sine is always 0, and on the y-axis, cos is always 0. सही है ना? जो y है वो 0 कब होगा? जब वो x-axis पे होगा. जो x है वो 0 कब होगा? जब वो y-axis पे होगा. तो हमने इन शॉर्ट पहली बात तो ये पढ़ी. दूसरी बात, आप अगर कार्टेशियन प्लेन को समझ सकते हैं आराम से, तो हमें मालूम है एक कार्टेशियन प्लेन में हमेशा अपन एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं और हम इसको ऐसे मार्क करते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड है और ये फोर्थ. जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें दोनों पॉजिटिव होते हैं, एब्सिसा भी और ऑर्डिनेट भी. इसमें नेगेटिव पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव नेगेटिव होता है. और ये वाला जो क्वाड्रेंट है इसमें पॉजिटिव नेगेटिव हमारे पास तो कोऑर्डिनेट्स होते हैं. ऐसे पढ़ा था एब्सिसा और ऑर्डिनेट का सिस्टम, है ना? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको ट्रिग्नोमेट्री से लोकेट कोरिलेट करें तो हमारे पास cos x और sin x दोनों ही पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में. cos x भी पॉजिटिव है, एब्सिसा भी पॉजिटिव है और ऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है, यानी कि साइन भी पॉजिटिव है. इसका मतलब इस क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो पॉजिटिव ही होते हैं. टेंथ में यही पढ़ा था हमने, कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं पढ़ी कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू नेगेटिव है या कॉस की 60 की या किसी और की, नहीं. क्योंकि ये सबका घर है, इसमें साइन और कॉस, एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव हैं, इसलिए सबका घर है, यानी ये सब पॉजिटिव होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिस पे. इस सेकंड में आते हैं. इसका मतलब ये हुआ जो कॉस है वो नेगेटिव होगा और साइन जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा. ठीक है ना? एब्सिसा नेगेटिव है, ऑर्डिनेट पॉजिटिव है, यानी कि कॉस जो है वो नेगेटिव है और ऑर्डिनेट पार्ट जो है वो पॉजिटिव है. तो कॉस नेगेटिव, साइन पॉजिटिव. इसका मतलब आप इस घर में जब भी रहेंगे तो आपको यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो है वो पॉजिटिव मिलेगा, साइन पॉजिटिव मिलेगा. ध्यान रखिएगा, साइन पॉजिटिव है यानी कि कॉसेक भी पॉजिटिव है, लेकिन उसके अलावा सेक नेगेटिव, टैन नेगेटिव, कॉट नेगेटिव, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशो है सेक और कॉसेक और साइन के अलावा सब यहाँ पे नेगेटिव होंगे. यहाँ पे आता है थर्ड क्वाड्रेंट में, आपने कहा दोनों नेगेटिव है, यानी कि कॉस भी नेगेटिव है और साइन भी नेगेटिव है. अगर साइन और कॉस दोनों नेगेटिव है तो इसका मतलब यहाँ पे टैन पॉजिटिव हो जाएगा. क्या ख्याल है? सही है ना? टैन पॉजिटिव होगा क्योंकि साइन अपॉन कॉस इज टैन. तो जब रेशियो लेंगे नेगेटिव का नेगेटिव के साथ में तो टैन पॉजिटिव हो जाएगा. तो यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं कि टैन के अलावा कॉस भी पॉजिटिव होगा, उसके अलावा सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नेगेटिव होते हैं. अब फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं. इस क्वाड्रेंट में वो कह रहा है पॉजिटिव नेगेटिव है, यानी कि कॉस तो पॉजिटिव है लेकिन साइन नेगेटिव है. इसकी वजह से जो कॉस है वो ही पॉजिटिव रहेगा और कॉस है तो सेक भी पॉजिटिव रहेगा. उसके अलावा टैन नेगेटिव, कॉस नेगेटिव, कॉसेक नेगेटिव सब नेगेटिव होंगे. तो इन शॉर्ट हमें ये इस तरह से याद कराया जाता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में आप इसके अलावा बेटा एक्स और वाई की वैल्यूज जो है कोऑर्डिनेट उससे भी कोरिलेट कर सकते हो. दिस वन इज ऑन, दिस वन इज ऑफ साइन, दिस वन इज ऑफ टैन और ये जो है ये कॉस का घर होता है. जैसे अपन पीबीटी अपॉन एसएसपी को याद करते थे ना, वैसे भी याद कर सकते हैं. और सिल्वर टी कप, पता नहीं कैसे याद करते हैं बच्चे, खैर ऐसे ही याद हो जाता है. ऑल साइन टैन कॉस का घर है, यानी यहाँ पे साइन पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव है, कॉस भी पॉजिटिव है, उसके अलावा सब नेगेटिव है. टैन पॉजिटिव है, टैन पॉजिटिव है तो कॉस भी पॉजिटिव है, उसके अलावा सब नेगेटिव है. इसी तरह से इस घर में कॉस पॉजिटिव है और सेक पॉजिटिव है, उसके अलावा कोई पॉजिटिव नहीं है. इसको आप चाहे तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी कोरिलेट करके समझ सकते हैं. ठीक है, राइट?